अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्स एंड मोशन, जो आपका मैंने टेस्ट कंडक्ट किया था। जो बच्चे अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ। आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिस पर आप फ्री टेस्ट सेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिजिक्स का चैप्टर वाइज भी होगा, ग्रैंड टेस्ट भी होंगे इंशाल्लाह। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं वहाँ पर टेस्ट की एक्सेस शेयर कर दिया करूंगा और आप अटेम्प्ट करेंगे गूगल फॉर्म्स पर, और इसी तरह से डिस्कशन होगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन मोशन इज। अच्छा, अब ये ना बहुत आसान क्वेश्चन है और टेक्निकल करके मैंने पूछा है। अब होता क्या, जनरल कॉन्सेप्ट बच्चे ये कहते हैं कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तब होंगे जब, कब भला, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। अब इसमें ना बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। क्या बातें छुपी हुई हैं? अब ये देखें, पहली बात तो ये आपको गौर करनी चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। डिस्टेंस जो है ये आपके पास एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर है। और जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और मेरी बात याद रखनी है कि स्केलर और वेक्टर आपस में कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, वो भी सिर्फ तब जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो और डायरेक्शन में चेंज ना आए। अगर मैं यहां लिख दूं डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो बीटा आंसर करेक्ट होता। लेकिन अभी मैंने पूछा था डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो भाई डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट के कभी बराबर नहीं होता। तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर हुआ डेल्टा, नन। अगर मैं क्वेश्चन यहां पे यूं कर दूं डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन मोशन इज, तो फिर इसका आंसर बीटा होता। लेकिन अभी इसका आंसर क्या बना, इसका आंसर करेक्ट हो गया डेल्टा, यानी कि नन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और वो क्वेश्चन है, टू प्लैनेट्स ए एंड बी हैव द सेम एवरेज डेंसिटी, डेंसिटी सेम है, इफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज ट्वाइस दैट ऑफ द बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ ए टू दैट ऑफ द बी। ठीक है, एवरेज डेंसिटी उनकी सेम है, रेडियस ए का ज्यादा है, बी का कम है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उन दोनों का कंपैरिजन करना है ए और बी के दरमियान। तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सिंपल, अगर हम सरफेस ग्रेविटी की बात करें तो वो जी एम ओवर आर स्क्वायर होती है। अगर हम उसमें डेंसिटी को कांस्टेंट रख दें तो हमारे पास जो है अपनी जी, वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाती है। और इक्वल डेंसिटीज के लिए इसका मतलब क्या हुआ, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा आंसर, फिर क्या मतलब, जिसका रेडियस ज्यादा उसकी ही जी ज्यादा। तो रेडियस किसका ज्यादा था, रेडियस था ए का ज्यादा, ट्वाइस था, तो इसकी जी की वैल्यू भी ट्वाइस होगी। तो रेशियो किस किस की पूछी है उसने भला, रेशियो उसने पूछी है ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, यानी ए की रेशियो बतानी है बी से। ठीक है, ए की वो कह रहा है रेशियो बताओ बी से। सो ए रेशियो बी आपने बतानी है। अगर ए का रेडियस ट्वाइस है और रेडियस और जी जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस ट्वाइस हुआ ए का, तो फिर इसका मतलब इसका जी भी ट्वाइस होगा। तो 2:1 आपके पास रेशियो आएगी, बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें की बात ये थी कि सॉल्यूशन में आपने ये देखना है कि देखो यहाँ पे जब डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है ना, तो जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपके पास डेंसिटी कांस्टेंट हुई, तो आपके पास क्या हुआ, ये जो जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वाले रिलेशन में आ गया। तो आपने क्वेश्चन में देखना है कि आपके पास मैस कांस्टेंट है या फिर डेंसिटी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट दिया गया है। अगर उसने डेंसिटी कांस्टेंट नहीं बोली तो ऑटोमेटिकली मैस कांस्टेंट हम मान के चलेंगे और फिर हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में डेंसिटी कांस्टेंट दी गई थी, इस वजह से ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज वेड, एक ऑब्जेक्ट का वजन किया ड्यूरिंग हाईली सेंसिटिव स्प्रिंग बैलेंस इन कराची। स्प्रिंग बैलेंस, हाँ तो ठीक है भाई, जो वेट होता है वो स्प्रिंग बैलेंस से ही किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस से ही किया जाता है कराची और लाहौर में। दिस स्केल विल शो, भाई अब वो कह रहा है कि रीडिंग कैसी आएगी, कराची में कैसी आएगी और लाहौर में कैसी आएगी। वेट का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। मैथ तो दोनों का लाहौर में भी सेम होगा और कराची में भी सेम होगा। फर्क आएगा जी, जहां पर जी की वैल्यू ज्यादा वहां पर वेट भी ज्यादा हो जाएगा, और जहां पर जी की वैल्यू कम वहां पर वेट भी कम हो जाएगा। तो सिंपल सा रिलेशन। अब हमने देखना है कि कराची में जी की वैल्यू ज्यादा होती है या फिर लाहौर में होती है ज्यादा। ठीक है, अब कराची में क्या होगा कि वो ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। नहीं, क्या है कि जो जी होता है आपके पास वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ना। तो हायर रीडिंग एट लाहौर इसका आंसर है। तो क्यों है, क्योंकि आपके पास जो जी की वैल्यू है वो लाहौर में ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, जी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब जो है उसका हाइट जो है वो, जो लेवल है लाहौर का हाइट का, वो क्या होगा, वो लाजमी सी बात है वो कम होगा। यानी आपको ये याद रखने वाली चीज है कि जो कराची है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं हाइट में ज्यादा है, जिस वजह से उसकी वहां पे जी की वैल्यू कम है, यानी वहां पर वेट कम आएगा, लाहौर में वेट ज्यादा होगा अगर आप वेट मेजर करोगे अपना या फिर किसी भी चीज का।
ठीक है, अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट क्या था इसमें कि स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स द वेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्लाइटली हायर एट लैटिट्यूड्स बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन हैज अ स्मॉलर आउटवर्ड इफेक्ट देयर, लाहौर हैज अ हायर लैटिट्यूड देन कराची। तो जी की वैल्यू ग्रेटर थी हायर लैटिट्यूड्स पर, ठीक है, यानी कि जी की वैल्यू लैटिट्यूड्स पर ज्यादा थी, यानी लाहौर में ज्यादा थी, L4 लाहौर L4 लैटिट्यूड, तो जी की वैल्यू ज्यादा हुई। जी की वैल्यू ज्यादा होने से W इज इक्वल टू एम जी में आपका ये W भी ज्यादा हो गया। सो लाहौर पर ज्यादा रीडिंग आई, इसका आंसर आपके पास क्या बना, फिर इसका आंसर आपके पास बना अ हायर रीडिंग इन लाहौर, बीटा इज करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कार है वो इतनी स्पीड से चल रही है, इतने किलोमीटर चली, 60 किलोमीटर चली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगले 60 किलोमीटर यानी डिस्टेंस सेम कर दिया और स्पीड डिफरेंट कर दी, पहले 40 थी अब 60 कर दी। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड फॉर द होल ट्रिप? तो ये तो सिंपल सॉल्यूशन और आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ये गिवन डेटा आपके पास लिखा हुआ है, सारे रिक्वायर्ड डाटा भी लिख दिया। अब टाइम का क्या फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और स्पीड कितनी थी वो, ठीक है, वो सिंपल हम लगाएंगे। तो देखो हमने पहले T1 निकाला, वो 1.5 आया, फिर T2 निकाला, वो आया 1 आया। टोटल डिस्टेंस हमने पता लगाया भाई, 60 किलोमीटर पहले था, 60 किलोमीटर बाद में था, 20 हो गया। टोटल टाइम कितना बना जी, ये पहले 1.5 और लगे क्योंकि आप स्लो चल रहे थे, 40 पर चल रहे थे, फिर आपको 1 घंटा लगा, यानी कि टोटल आपको 2.5 घंटे लगे। फिर आपने एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना था, 120 किलोमीटर, और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, 2.5 से डिवाइड किया तो आपके पास 48 किलोमीटर पर और आपके पास एवरेज स्पीड आई। अच्छा, अभी समझते हैं दोबारा से सिंपल बात करके। जब एक बात याद रखनी, जब भी आपने एवरेज स्पीड पता लगानी है ना, तो आप क्या करो, टोटल डिस्टेंस लिख दो, ठीक है, ऊपर, और नीचे आप लिख दो टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, कैसे, ये वाला, ये 60 किलोमीटर दो जगह पे लिखा हुआ है, ये एक डिस्टेंस हो गया, सेकंड वाला डिस्टेंस हो गया, तो 60 120 यहाँ पे हमें डिस्टेंस तो पता चल गया था। टाइम हमने खुद पता लगा लिया, T1 पहले पता लगाया, वो 1.5 आया, फिर T2 पता लगा लिया, तो टोटल टाइम हम मुझे मिल गया यहाँ से 2.5, और तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम किया तो मेरा आंसर आ गया, जो कि मेरा आंसर हुआ क्या भला, 48 यानी कि अल्फा। यहाँ पे हम सिंपल से वो फॉर्मूला भी अपना यूज कर सकते थे कि हमें जब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो दोनों इंटरवल में सेम दिया हुआ है, तो सेम डिस्टेंस होने की वजह से हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते थे, 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, सिंपल, उससे भी हमारा आंसर सेम आना था। कैसे भला, हम लिखते क्या भला, लिखते v1 v2 की जगह पे वैल्यूज लिख देते, क्या है वो वैल्यूज हैं 60 और 40, नीचे क्या आ जाता, फिर 60 प्लस 40 कितना होता है 100, तो नीचे में लिख देता 100, यहाँ मैं लिखता क्या भला 100, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता जब, तो मेरा आंसर वही आता 48 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखें, ये एक उसने दिया हुआ है कि अगर टाइम इक्वल होता तो इक्वल इंटरवल में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, फिर हमारा आंसर 50 आता। तो जिन बच्चों ने 50 लगाया उनका गलत हो गया, यहाँ पे आंसर 48 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम अगले 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे।